प्रेम विवाह भाग एक। अभी अभी कैथरीन और अभिजीत में घमासान हो चुका था। अभिजीत तैश में आकर दरवाजा धड़ाम से बंद कर बाहर जा चुका था और कैथरीन चाय का खाली प्याला हाथ में थामे बुत बनी बैठी थी। उसका दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया था। इस अप्रत्याशित प्रहार से वह एकदम बौखला गई थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अभी उसे यूं छोड़ जाएगा। एक ही झटके में उसने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। कैसी विडंबना थी कि जो व्यक्ति उसकी मर्जी के बिना एक कदम भी ना उठाता था, वह उसे आज यूं ठुकरा कर चला गया था। जो पुरुष उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाता था, उसे अब उसकी शक्ल तक देखना भी गवारा न था। अभी में यह बदलाव धीरे धीरे आया था। पहले उसकी दिनचर्या बदली थी। डार्लिंग, अभी ने कहा था, हमारा रविवार का पिक्चर का प्रोग्राम कैंसिल। मुझे कुछ छात्रों के शोध कार्य जांचने हैं, उनका मार्गदर्शन करना है। ठीक है, उसने सिर हिलाया। यह सब तो एक कॉलेज के प्रोफेसर की कार्यशैली में शामिल ही था। इसमें कोई नई बात न थी। फिर नित नए बहाने बनने लगे। आज स्टाफ मीटिंग है, तो आज कुछ और। इस पर भी उसे कोई शक नहीं हुआ। पर एक दिन उसने अभिजीत को रंगे हाथों पकड़ लिया। कैथरीन अपनी अमेरिकन सहेली डोरिस के साथ सुपरमार्केट में खरीदारी कर रही थी कि डोरिस ने उसे कोचते हुए कहा, कैथी, उधर देख, तेरा मियां बैठा है वहां उस कॉफी शॉप में। और यह उसके साथ कौन है भाई? ये तो कोई स्टूडेंट दिखती है, पर इन्हें देखने से तो नहीं लगता कि ये पढ़ाई लिखाई की बातें कर रहे हैं। कैथी, मुझे तो कुछ दाल में काला नजर आता है। सच तो यह है कि मैंने एक उड़ती हुई खबर सुनी थी कि तेरे पति का किसी छात्रा के साथ चक्कर चल रहा है। आज अपनी आंखों से देख भी लिया। कैथरीन का चेहरा भक पड़ गया था। कैथी, तूने गौर किया किस तरह ये दोनों दीन दुनिया से बेखबर एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे प्रेमी हो। मुझे तो आसार अच्छे नजर नहीं लगते। कैथी, तू अपने पति की लगाम कसकर रख, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। कैथरीन गुस्से से होंठ चबाते हुए बोली, आने दो अभी को घर पर। आज उसकी ऐसी खबर लूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। उसे अपने पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं। इस तरह खुलेआम दिन दहाड़े अपनी छात्रा के साथ रोमांस लड़ाने का क्या मतलब? आज मैंने तुम्हें नॉर्थ मॉल में देखा। वह लड़की कौन थी जिसके साथ तुम बैठे कॉफी पी रहे थे? कैथरीन ने सवाल ताका। अभी चौकन्ना हो गया। वह तो सुहानी है, मेरी एक स्टूडेंट। शोध कार्य कर रही है और जब तब मुझसे मदद मांगने आ जाती है। लेकिन यह काम कॉलेज में या अपने घर में भी तो हो सकता है। तुम जानते हो, पब्लिक प्लेस में तुम्हें किसी लड़की के साथ देखकर लोग इसका गलत मतलब निकाल सकते हैं। ओह, अभी ने मुंह बिचकाया। लोगों का क्या, उन्हें तो तिल का ताड़ बनाने में देर नहीं लगती। और तुम भूल रही हो कि यह अमेरिका है, इंडिया नहीं। यहाँ लड़का लड़की साथ बैठे हों तो कोई परवाह नहीं करता। सो तो है, पर फिर भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए ताकि किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले। वह खोद खोद कर अभी से सवाल पूछती रही। आखिर सच्चाई सामने आ ही गई। अब असली बात सुन ही लो तो बेहतर है। मैं तुम्हें कई दिनों से बताना चाह रहा था और सही मौके की तलाश में था। मैं और सुहानी एक दूसरे को चाहते हैं। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। उसे एक झटका लगा। यह क्या कह रहे हो अभी? यह क्या तुम्हारी प्यार करने की उम्र है? प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, अभी ने कहा। ठीक है, पर जरा अपनी मान मर्यादा का तो ख्याल करो। वह लड़की तुमसे उम्र में करीब 20 साल छोटी है। इससे क्या होता है? अभी पागल ना बनो। उसने उसे प्यार से समझाना चाहा, पर अभिजीत अपनी बात पर अड़ा रहा। ठीक है, कैथरीन ने मौके की नजाकत समझते हुए हथियार डाल दिए। उसने स्थिति से समझौता करने की सोची। मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करती हूँ। तुम उस लड़की के प्रति आकर्षित हो और वह भी तुम्हें शह दे रही है। हमारी शादी को 14 साल हो गए हैं और हो सकता है कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ नयापन चाह रहे हो। खैर, जो हुआ सो हुआ। मैं तुम्हारी इस क्षणिक कमजोरी को, इस गलती को नजरअंदाज करने के लिए तैयार हूं। अब यह नादानी छोड़ो और उस मुई सुहानी को अलविदा कहकर मेरे पास वापस आ जाओ। नहीं, हमने तय कर लिया है कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तलाक? कैथरीन के दिमाग में जैसे एक हथौड़ा लगा। एक बार की तलाक की मांग? तो मामला यहां तक पहुंच चुका है।
उसने सोचा, अभी यह तुम क्या कह रहे हो? उसके होंठ थर्राए। हमने प्रेम विवाह किया था, इतने साल साथ बिताए हैं, क्या यह बात तुम्हारे लिए कोई माने नहीं रखती? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि मेरा इरादा अटल है। मुझे तुमसे तलाक चाहिए बस। मैं और सुहानी शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं। अभी उसके मुंह से एक हृदय विदारक चीख निकली, पर अभी कहां पसीजने वाला था। कैथरीन के गिड़गिड़ाने और उसके आंसुओं का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह टुकुर टुकुर देखती रही और अभिजीत एक छोटी अटैची में अपना सामान भरकर चला गया। अब क्या करे वह? उसने अपने से सवाल किया। इस देश में यह सब होता ही रहता था। रोज जोड़े बदलते हैं, मानो जुराब के जोड़े हों। शादी के बंधन की कोई मान्यता ही ना थी। मन भर गया तो अलग हो गए, आज इसके साथ तो कल किसी और के साथ। अब वह भी उस जमात में शामिल हो जाएगी। तलाकशुदा, परित्यक्ता, पति की ठुकराई हुई, अकेली, गतिहीन, एक बिना मस्तूल की नाव की तरह डूबती उतराती। कल तक उसकी सखी सहेलियां उससे रश्क करती थीं। आपस में बातें करते हुए वे कहती, कितना सीधा पति मिला है कैथरीन को, उसके इशारों पर नाचता है। सबसे बड़ी बात यह कि वह कैथी को छोड़ किसी और की तरफ देखता भी नहीं। भाई कैथरीन, हमें भी यह गुर बताओ कि अपने पति को कैसे वश में रखा जाता है। कैथरीन हंस देती, मेरा मियाँ शादी से पहले अपनी माँ का पल्लू थामे रहता था, अब मेरे आंचल से बंधा हुआ है। वे सब ठहाका लगाकर हंसती और कैथरीन फूली ना समाती। पर पलक झपकते ही उसका नीड़ बिखर गया था। उसके सपनों का महल ताश के पत्तों सा भरभरा कर गिर गया था। अब क्या करे वह? इंडिया चली जाए, पर वहां उसके लिए कौन बैठा था? एक माँ थी जो कभी की चल बसी थी, और ससुराल में उसके लिए कोई जगह ना थी। उसे अभी के शब्द याद आए, मैं सुहानी के बिना जी नहीं सकता। वह विद्रूप सी हंसी हंसी। यही सब तो अभी ने एक दिन उससे भी कहा था। कैथरीन अचानक पिछली यादों में खो गई। वह उस समय सुहानी की उम्र की ही थी। कॉलेज में पहले ही दिन उसकी सहेलियों ने उससे कहा, तुझे खुश होना चाहिए कि तू इंग्लिश में ऑनर्स कर रही है और तेरा प्रोफेसर है अभिजीत अय्यर। क्यों, कोई तोप है वह? उसने लापरवाही से कहा, अरे तू उसे देख लेगी तो अपने होश खो बैठेगी। कितना हैंडसम है वह। फिल्म स्टार है क्या? अरे फिल्म स्टार से भी बढ़कर है। फिल्म स्टार में सिर्फ शक्ल होती है, इसमें शक्ल और अक्ल दोनों हैं। कॉलेज की लड़कियां उसके आगे पीछे मंडराती हैं, पर वह है कि किसी को घास नहीं डालता। क्यों भला? उसे कुतूहल हुआ। क्या बताएं, बड़ा ही रूखा है, एकदम नीरस, घुन्ना। बस यूं समझो कि किताबी कीड़ा है। ना की सीध में क्लास में आता है और पढ़ा कर चला जाता है। ना किसी से लेना ना देना, किसी लड़की की ओर ताकता भी नहीं। अच्छा, हाँ, हम सब कोशिश करके हार गई, किसी को लिफ्ट नहीं देता। बड़ी टेढ़ी खीर है। अभी उसका पाला कैथरीन नामक लड़की से नहीं पड़ा है। वह मुस्कुरा कर बोली, अच्छा जी, इतना गुमान है अपने रंग रूप पर। मैं शर्त बंधती हूँ कि तू उसे डिगा नहीं सकेगी। मुंह की खाएगी और अपना सब मुंह लेकर आएगी। शीला ने कहा, लगी शर्त? मैं दावे से कहती हूँ कि फर्स्ट ईयर खत्म होते होते प्रोफेसर साहब मेरी जेब में होंगे। अगर जीत गई तो तुम्हें मुझे ताज होटल में दावत देनी होगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों को चौपाटी पर चाट खिलाऊंगी। डन। उन्होंने परस्पर हाथ मिलाया। अब ऑपरेशन अय्यर शुरू हुआ। कैथरीन जानबूझकर अभिजीत का ध्यान अपनी तरफ खींचने का प्रयास करती। वह क्लास में कोई सवाल पूछता तो झट अपना हाथ उठा देती, उसके सवालों का उल्टा पुल्टा जवाब देती। बाकी विद्यार्थी हंसते और अय्यर खिसियाता, उसे अपने चश्मे के अंदर से घूरता। क्लास में देर से आती ताकि अभिजीत का ध्यान उसकी तरफ खींचे। जब उसने सुना कि अभिजीत शेक्सपियर के एक नाटक का निर्देशन करने वाला है, तो झट नाटक में भाग लेने पहुंच गई। उसके बाद वह उसके पास जब तब अपने प्रश्नों के समाधान के लिए पहुंच जाती। एक दिन उसने केक का डब्बा आगे बढ़ाते हुए कहा, लीजिए सर। यह क्या है? आज मेरा जन्मदिन है। यह मेरी माँ का बनाया हुआ केक है, जो उन्होंने गोवा से भेजा है, और मैं आपके लिए लाई हूँ। ओह, धन्यवाद। उसने केक का टुकड़ा मुंह में भर लिया। दूसरे दिन वह गेट के बाहर निकली तो अभिजीत ने उसे अपनी खटारा कार से आवाज दी, सुनिए मिस कैथरीन।
कैथरीन ने चौंकने का नाटक किया। ओह सर, आप हैं? कहिए, मुझसे कोई काम था? हाँ, मैं तुम्हारे लिए फूल लाया था। उसने गुच्छा आगे किया। तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। ओह, वह हर्ष से किलकी। कितने सुंदर फूल हैं, वे भी लाल गुलाब के, जो मुझे बेहद पसंद हैं। क्या मैं आपको कहीं ड्रॉप कर सकता हूँ? अभी ने झिझकते हुए कहा। ओह शुक्रिया सर, पर आपको मेरी वजह से परेशानी होगी। मैं मरीन ड्राइव पर लेडीज हॉस्टल में रहती हूँ। मैं मालाबार हिल पर रहता हूँ। आपको रास्ते में छोड़ता चला जाऊंगा। ओह, मालाबार हिल तो बड़ा शानदार एरिया है। वहाँ चीफ मिनिस्टर की कोठी और उद्योगपतियों के बंगले हैं। हाँ, उन्हीं बंगलों के बीच मेरा किराए का मकान है, जो जीर्ण शीर्ण और शायद 100 साल पुराना है। गगनचुंबी चमचमाती इमारतों के बीच एक धब्बे जैसा। उसमें मेरे बाप दादा आकर बस गए थे। मैं अपने सम्मिलित परिवार के साथ वहां रहता हूँ। सम्मिलित परिवार के माने? मैं, मेरे माता पिता, मेरी 2 छोटी बहनें, एक विधवा बुआ, उनके 2 बेटे, एक दादी व एक नानी। इतने सारे लोग एक साथ! उसने अपना सिर थाम लिया। मेरा मतलब, मुझे देखिए सर, मेरा इस दुनिया में एक माँ को छोड़कर और कोई नहीं है। भाई बहन का ना होना मुझे बहुत खलता है। क्या तुम कभी मेरे परिवार से मिलना चाहोगी? अवश्य, जब आप कहें। यहाँ गाड़ी रोक लीजिए। इन फूलों के लिए अनेक धन्यवाद। बाय द वे सर, क्या आप जानते हैं कि लाल गुलाब प्यार का प्रतीक होता है? अच्छा, ये बात मैं नहीं जानता था। हाँ, लाल गुलाब खासकर उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनके लिए मन में प्यार हो, मसलन प्रेयसी या पत्नी। वह उसकी ओर विमूढ़ सा देखता रह गया। कैथरीन खिलखिलाते हुए हॉस्टल के गेट के अंदर दाखिल हो गई। उसकी सहेलियों ने उसे ताज होटल में खाना खिलाया और बीए की परीक्षा पास करके वह निकली तो दीक्षांत समारोह के दिन उसके एक हाथ में कॉलेज की डिग्री थी और दूसरे हाथ की उंगली में अभिजीत की दी हुई सगाई की अंगूठी झिलमिला रही थी। पहला झटका उसे तब लगा जब उसने जाना कि अभी के माता पिता उन दोनों की शादी के खिलाफ हैं। क्या इस पूरे शहर में तुझे इसे छोड़ और कोई लड़की नहीं मिली? माँ बाप ने लताड़ा। हम उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं और वह क्रिश्चियन, कैसे जमेगा? हमारे खान पान रहन सहन में जमीन आसमान का अंतर है। अभी ने अपने पिता को किसी तरह समझा बुझा लिया था, पर माँ अड़के बैठी थी। अरे, सिर्फ सुंदर और पढ़ी लिखी होने से क्या होता है? उन्होंने बहस की थी। शादी के लिए लड़की का कुल, गोत्र और खानदान देखा जाता है, कुंडलियां मिलाई जाती हैं। क्या हम नहीं जानते कि ईसाई लोग क्या हैं? ये पिछड़ी जाति के लोग पहले अंग्रेजों के यहाँ बैरा और बावर्ची का काम किया करते थे, फिर बपतिस्मा पढ़कर ईसाई बनकर अंग्रेजों के बराबर कुर्सी पर जा डटे। इन्हें हम काले साहब कहा करते थे, पर ये लोग अपने को अंग्रेजों से कम नहीं समझते थे। यह सब कैथरीन ने सुना तो तिलमिलाकर बोली, अपनी माँ से कहो कि मेरे दादा अंग्रेज थे और मेरी दादी ब्राह्मण। उनका प्रेम विवाह हुआ था। मेरी माँ के पूर्वज